हेलो दोस्तों, प्रीवियस ईयर रिटन एंट्रेंस टेस्ट की हमारी ये सीरीज़ चल रही है। लास्ट ईयर यानी कि 2020 में जो रिटन एंट्रेंस एग्ज़ाम हुए थे अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में, बीपीएड, एमपीएड और बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन, इस तरीके के बहुत सारे कोर्सेज़ के जो रिटन एंट्रेंस टेस्ट हुए थे उन्हें हम सॉल्व कर रहे हैं एक वीडियो सीरीज़ में। तो अभी तक एलएनआईपी के हम बीपीएड का रिटन एंट्रेंस टेस्ट को सॉल्व कर चुके हैं 3 पार्ट में। 3 वीडियो मैंने उस पर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, आपने होपफुली देखी होंगी वो वीडियो। इस वीडियो में दोस्तों हम IGI-PES यानी कि इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज, जो कि एफिलिएटेड है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, उसके बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन कोर्स के 2020 के रिटन एंट्रेंस पेपर को सॉल्व करेंगे। IGI-PES में जो बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन का पेपर होता है उसमें टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। इस तरह से टोटल 400 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर आता है IGI-PES में बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन कोर्स में, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4, मतलब 0.25 नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। तो ये तो पेपर का पैटर्न हो गया, लेकिन हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे पेपर को, तो जैसा कि मैंने एलएनआईपी के पेपर को आपको सॉल्व करके 3 पार्ट में सॉल्व करके समझाया एक क्वेश्चन को, उसी तरीके से हम IGI-PES के पेपर को भी सॉल्व करेंगे। एक वीडियो में हम 20 क्वेश्चंस ही करेंगे और टोटल 100 क्वेश्चंस हम 5 पार्ट में कंप्लीट करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, इसमें हम स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे। रिमेनिंग क्वेश्चंस आगे के 4 पार्ट्स में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे सामने, एलिवेशन हेल्प्स रिड्यूस इंजरी बाई। एलिवेशन इंजरी को किस तरीके से रिड्यूस करने में हेल्प करता है। एलिवेशन क्या होता है दोस्तों, कोई भी चीज़ जब आप ऊपर उठाते हैं उसे हम एलिवेशन बोलते हैं। जैसे मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा एंगल ऑफ एलिवेशन, है ना। कोई अगर ऊपर देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, पढ़ा है ना आपने। तो यहाँ पर वही पूछा जा रहा है कि इंजरी को रिड्यूस करने में एलिवेशन किस तरीके से हेल्प करता है। जैसे कि आपके हाथ में चोट लगी तो हाथ को आप ऊपर उठाएंगे, इसका मतलब है आप हाथ को एलिवेट कर रहे हैं। पैर में आपको चोट लगी तो आपको लिटा करके आपके पैर को ऊपर उठा देंगे, तो पैर को एलिवेट कर रहे हैं आप, है ना। तो एलिवेशन तो ये हो गया। अब किस तरीके से रिड्यूस करता है, ऑप्शन है आपके सामने। हेल्पिंग टू सपोर्ट द वेट ऑफ द लिम्ब, आपके लिम्ब को सपोर्ट करने में हेल्प करता है। अलाउइंग वाइट ब्लड सेल्स टू बी रिलीज टू फाइट इन्फेक्शन, वाइट ब्लड सेल्स रिलीज होते हैं और इन्फेक्शन से फाइट करने में हेल्प करता है एलिवेशन की वजह से। ऑप्शन 3 है आपके सामने, रिड्यूसिंग ब्लड फ्लो टू द एरिया, जिस एरिया में इंजरी हुई है, इंजर्ड पार्ट में ब्लड फ्लो को क्या करता है, रिड्यूस करता है। ऑप्शन 4 है, इंक्रीज ब्लड फ्लो टू द एरिया, जिस एरिया में आपकी इंजरी हुई है यानी कि बॉडी के उस इंजर्ड पार्ट में ब्लड फ्लो को इंक्रीज करता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, इसका राइट आंसर दोस्तों होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में है रिड्यूसिंग ब्लड फ्लो टू द एरिया। ऐसा क्यों है, एलिवेशन से उस एरिया का ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाता है, तो उससे हमें क्या हेल्प होती है दोस्तों। देखिए, हमारे किसी भी बॉडी के पार्ट में मान लेते हैं ब्लीडिंग हो रही है, तो ब्लीडिंग रुकनी चाहिए। ब्लीडिंग, अगर ब्लड फ्लो रुकेगा तो ब्लीडिंग भी कम होगी, कम मात्रा में ब्लीडिंग होगी, है ना। क्वांटिटी ऑफ ब्लड कम बॉडी के बाहर आ पाएगा। क्यों ब्लड फ्लो रिड्यूस होता है, क्वेश्चन ये है। वो दोस्तों इसका सिंपल सा तरीका है, हमारा जो हार्ट है वो मान लेते हैं हार्ट यहाँ पर है, मेरे चोट यहाँ पर लगी, तो मैं हार्ट से ऊपर जब अपने हाथ को ले जाऊँगा, एलिवेट करूँगा अपने हाथ को, तो यहाँ का जो ब्लड फ्लो है वो रिड्यूस होगा, क्योंकि ये ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है। जितना ऊपर हाथ मेरा जाता जाएगा उतना ब्लड फ्लो मेरा कम होता जाएगा, क्योंकि हार्ट को और मुश्किल होगा ब्लड को यहाँ तक पंप करने में। हार्ट के लिए आसान है लोअर बॉडी पार्ट में ब्लड को पंप करने में, क्योंकि ग्रेविटी उसकी हेल्प कर रही है ब्लड को वहाँ तक कैरी करने में। लेकिन जैसे जैसे हम ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर ऊपर होते जाएंगे, ऐसे ऐसे हमारा जो ब्लड फ्लो है वो भी थोड़ा थोड़ा रिड्यूस होता चला जाएगा। इसीलिए आपने देखा होगा जब ग्राउंड पे किसी प्लेयर को चोट लग जाती है तो फ़ौरन उसे लिटा के, मान लें हाथ या पैर में चोट लगती है तो उसके उस पार्ट को ऊपर को उठा लेते हैं। हॉस्पिटल्स में भी आपने देखा होगा, फर्स्ट एड में भी ऐसा बहुत होता है, ठीक है। तो एलिवेशन ब्लड फ्लो को रिड्यूस करता है इंजर्ड पार्ट वाले एरिया में, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 2, एन एंकल स्प्रेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ इंजरी। एंकल स्प्रेन जो है वो किस टाइप की इंजरी का एग्जाम्पल है। स्प्रेन एक इंजरी है, यहाँ पर पूछा गया एंकल का जो स्प्रेन है वो किस टाइप की इंजरी का एग्जाम्पल है। ऑप्शन है आपके सामने, स्किन इंजरी, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, हार्ट टिश्यू इंजरी या एपिथेलियल इंजरी। अब जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। इसका राइट आंसर दोस्तों होगा सॉफ्ट टिश्यू इंजरी।
स्प्रेन जो है वो एक सॉफ्ट टिश्यू इंजरी का एग्जाम्पल है। अब स्प्रेन क्या होता है, स्प्रेन के बारे में हमें थोड़ा समझना ज़रूरी है ताकि हम इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ पाएँ। स्प्रेन दोस्तों एक इंजरी होती है जो कि हमारे लीगामेंट की इंजरी होती है। लीगामेंट क्या होता है? लीगामेंट दोस्तों एक कनेक्टिव टिश्यू है जो हमारी दो बोन्स को आपस में कनेक्ट करता है। ठीक है, टेंडन और लीगामेंट के बारे में आपने पढ़ा होगा। टेंडन हमारी बोन्स को मसल से कनेक्ट करते हैं और लीगामेंट बोन्स को बोन से कनेक्ट करते हैं। तो जब हमारे लीगामेंट में ओवर स्ट्रेच हो जाते हैं या कोई टीयर हो जाता है लीगामेंट, तो हमें कौन सी इंजरी हो जाती है? स्प्रेन वाली इंजरी हो जाती है। हिंदी में हम बोलते हैं मोच। कहते हैं ना हमारे पैर में मोच आ गई है, तो पैर में जो मोच आ जाती है वो एक्चुअली में क्या होता है, हमारा जो लीगामेंट है, हमारे एंकल का जो लीगामेंट है वो या तो ओवर स्ट्रेच हो गया है या थोड़ा सा टीयर हो गया है, जिसकी वजह से ये स्प्रेन इंजरी हमें होती है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा किस टाइप की इंजरी है, तो इन्होंने बताया सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है, क्योंकि लीगामेंट क्या है, सॉफ्ट टिश्यू की कैटेगरी में आएगा। इंजरी के बारे में भी समझ लीजिए। इंजरी का क्लासिफिकेशन कई तरीके से किया जाता है। मेनली इंजरी का दो टाइप से क्लासिफिकेशन किया जाता है। एक तो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हो गई जिसमें आपकी स्प्रेन हो गई, स्ट्रेन हो गई, कॉन्ट्यूजन हो गई और बहुत सारी इंजरीज हैं, है ना, लिसरेशन, ये सारी सॉफ्ट टिश्यू के अंदर आ जाएंगी। और हार्ड टिश्यू इंजरी या जिन्हें हम स्केलेटल इंजरी भी बोलते हैं। स्केलेटल इंजरी में दो टाइप की इंजरी होती है, तो बोन इंजरी हो गई, बोन एक हार्ड टिश्यू है। डिसलोकेशन में फ्रैक्चर, जॉइंट इंजरी, डिसलोकेशन इसका एग्जांपल होगा। फ्रैक्चर में आपकी बोन इंजरीज आ जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन है, स्केलेटल इंजरीज और सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज। सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज में मैंने आपको बता दिया और हार्ड टिश्यू इंजरी में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा मैं क्या कह रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 3। Which one among the following elements or ions is essential in small quantities for development of healthy teeth but causes molting of the teeth if consumed in higher quantities? क्वेश्चन में पूछा गया है कि नीचे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शंस में से वो कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो हमारे जो दांत हैं उनके लिए फ़ायदेमंद तो है, उसका कंजम्पशन हमारे लिए फ़ायदेमंद है, हमारे दांत अच्छे होंगे, लेकिन अगर हम एक्स्ट्रा कंजम्पशन उसका करेंगे तो वो हमारे दांतों के लिए, हमारे टूथ के लिए नुकसानदायक है। कौन सा एलिमेंट है वो? ऑप्शंस हैं आपके सामने, आयरन, क्लोराइड, फ्लोराइड या पोटेशियम। अब इसका तो दोस्तों आपने बहुत सुना होगा। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, फ्लोराइड। फ्लोराइड इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4। द विटामिन नेसेसरी फॉर कोगुलेशन ऑफ ब्लड इज। हमारे ब्लड को जमाने में, ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा विटामिन हेल्प करता है? ऑप्शन है आपके सामने, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के या विटामिन ई। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा विटामिन के, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी विटामिन के इसका राइट आंसर है। दोस्तों जो विटामिन के होता है वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। जब हमारे कोई पार्ट इंजर्ड हो जाता है, मान लेते हैं एग्जाम्पल हाथ के लेते हैं, मेरे हाथ में खून निकल रहा है, ठीक है, किसी वजह से कोई इंजरी हो गई, खून निकल रहा है, तो थोड़ी देर बाद आपने देखा होगा वहाँ पर कुछ पपड़ी सी जम जाती है ब्लैक से कलर की। वो किसकी हेल्प से जमती है? विटामिन के उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है ताकि और ज़्यादा ब्लीडिंग ना हो, उसे भर देता है एक तरीके से, है ना, हेल्प करता है। और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें मिल करके काम करती हैं, लेकिन विटामिन के का एक सिग्निफिकेंट रोल होता है इसमें, अगर विटामिन की बात की जाए तो। ठीक है, तो विटामिन के वो विटामिन है जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। बिसाइड्स कार्बोहाइड्रेट अ मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर फूड इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कार्बोहाइड्रेट के अलावा वो कौन सा सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कि मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी कहा जाएगा कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा। ऑप्शन है आपके सामने, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स और विटामिन्स। अब दोस्तों कार्बोहाइड्रेट के बारे में आपको पता होगा, कार्बोहाइड्रेट फर्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। आपकी बॉडी डे टू डे लाइफ में आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, फर्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? कार्बोहाइड्रेट। बॉडी हमारी जो एनर्जी लेती है वो कार्बोहाइड्रेट से ही लेती है। जब कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है तो हमारी बॉडी क्या करती है? एनर्जी तो चाहिए बॉडी को। अब कार्बोहाइड्रेट ख़त्म हो गया है तो उस कंडीशन में सेकेंड सोर्स ऑफ एनर्जी फैट होता है हमारी बॉडी का।
तो हमारी बॉडी उसके बाद फैट से एनर्जी लेती है। फिर फैट की भी जब क्वांटिटी कम हो जाती है तो फिर वो प्रोटीन का नंबर आता है, तो वो तो बहुत सीवियर वाला केस हो गया, वो तो अलग है। लेकिन सेकंड सोर्स ऑफ एनर्जी फैट ही होती है, हमारी बॉडी की सेकंड मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर यही पूछा गया है कि कार्बोहाइड्रेट के अलावा दूसरा मेजर सोर्स क्या है, तो मेजर सोर्स है फैट। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, फैट्स। ठीक है, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर सोल्यूबल विटामिन एंड हेंस इज रिक्वायर्ड टू बी टेकन एवरी डे। क्वेश्चन में कहा गया है कि नीचे 4 विटामिन के नाम दिए गए हैं, इन चारों विटामिन में से वो कौन सा विटामिन है जो वाटर सोल्यूबल विटामिन है और उसकी रिक्वायरमेंट हमें रोज होती है। ऑप्शन है आपके सामने विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन के और विटामिन ए। अब यहाँ पर दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विटामिन सी। विटामिन सी वाटर सोल्यूबल विटामिन है। विटामिन 2 टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन, एक होते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन। फैट सोल्यूबल विटामिन में 4 आते हैं, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, के ई डी ए। अब इसके अलावा कौन से विटामिन बच रहे हैं, विटामिन सी बच रहा है और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की पूरी क्लास बच रही है। ठीक है, तो बाकी के ये जो बचे हुए हैं ये किस में आते हैं, ये वाटर सोल्यूबल में आते हैं। अब इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन बी है ये अकेला विटामिन सी ऐसा विटामिन है इन ऑप्शंस के अंदर जो कि वाटर सोल्यूबल है। ठीक है, तो ये भी आप याद कर लेंगे, जो कि मैंने भी आपको बताया कि कौन से फैट सोल्यूबल हैं, कौन से वाटर सोल्यूबल हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट कैलोरिक वैल्यू। क्वेश्चन में पूछा गया है कि नीचे 4 न्यूट्रिएंट्स के नाम दिए गए हैं, इन चारों न्यूट्रिएंट्स में से आप बताइए कि कौन से न्यूट्रिएंट की कैलोरिक वैल्यू हाईएस्ट होती है, सबसे ज़्यादा कौन सा न्यूट्रिएंट हमें कैलोरी प्रोवाइड करता है। ऑप्शन है आपके सामने कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स या विटामिन्स। अब इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, सबसे ज़्यादा कैलोरी कौन प्रोवाइड करता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फैट्स। फैट एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो कि सबसे ज़्यादा कैलोरी हमें प्रोवाइड करता है। अब आपको लग रहा होगा कि अभी ऊपर जो क्वेश्चन गया है मैंने बताया है कि फर्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी कार्बोहाइड्रेट होता है, तो वो बात ठीक है, कार्बोहाइड्रेट फर्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है। लेकिन जब बात आती है कि कैलोरी ज़्यादा किसके अंदर है, तो वो फैट के अंदर होती है ज़्यादा कैलोरी। फैट हमें 9 कैलोरी देती है 1 ग्राम फैट, और कार्बोहाइड्रेट हमें 4 कैलोरीज देता है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, और 1 ग्राम प्रोटीन से हमें 4 कैलोरीज मिलती है। तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से हमें 4 किलो कैलोरीज एनर्जी मिलती है, और फैट से हमें कितनी मिलती है 9 किलो कैलोरीज। तो बहुत का डिफरेंस है, डबल से भी ज़्यादा का डिफरेंस है। कुछ बुक्स में दोस्तों आपको फिगर्स थोड़ी सी अलग मिल जाएंगी, जैसे मैं आपको 4 किलो कैलोरीज बता रहा हूँ तो कुछ बुक्स में आपको 4.2 मिल सकता है, 9 पॉइंट कुछ आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, ऐसा भी मिल सकता है आपको। लेकिन मेनली ज़्यादातर बुक्स में आपको 4 और 9 ही लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, और दोस्तों इसमें मैं एक बात और बता दूं, क्वेश्चन 7 जो भी हमारा अभी हम कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन ये क्या हैं, ये हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स 2 टाइप के होते हैं, एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट, एक होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उससे दोस्तों हमें कैलोरीज मिलती हैं, जैसा कि मैंने बताया कि कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरीज मिलती हैं, प्रोटीन से 4 मिलती हैं और फैट से 9 कैलोरीज मिलती हैं। तो ये तो हमें कैलोरीज प्रोवाइड कर रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं। अब जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसमें कि मिनरल और क्या आ जाते हैं, मिनरल और विटामिन आ जाते हैं, तो मिनरल और विटामिन आपको एनर्जी नहीं देते, बिल्कुल भी एनर्जी नहीं देते, लेकिन ये आपको हेल्प करते हैं आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्ट करने में, आपकी बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। ठीक है, जितने भी विटामिन हैं, जितने भी आपके मिनरल्स हैं, ये सब कुछ, लेकिन एनर्जी नहीं देते। तो ये भी चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और वाटर क्या है, वाटर की एक अलग क्लास है। कुछ बुक्स में आपको वाटर को मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में लिखा हुआ दिखेगा, कुछ बुक्स में वाटर की एक अलग क्लास लिखी हुई मिलती है कि वाटर हैज़ इट्स ओन क्लास। मेरे हिसाब से भी वाटर की एक अलग क्लास ही होनी चाहिए। हाँ, तो ये हो गया, ये भी इससे क्वेश्चन से रिलेटेड बातें थी जो कि आपको जाननी ज़रूरी थी, इसलिए मैंने आपको बता दी। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कैलोरिक वैल्यू किसकी है, तो वो है फैट की, क्योंकि फैट हमें 9 कैलोरीज प्रोवाइड करती है 1 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 8, द अमाउंट ऑफ ब्लड कम्स आउट फ्रॉम वेंट्रिकल पर मिनट इज कॉल्ड। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो हमारा हार्ट होता है, हार्ट का जो वेंट्रिकल है, हार्ट में आपको पता है 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 चैम्बर ऊपर होते हैं, 2 चैम्बर नीचे होते हैं,
ऊपर के 2 चैम्बर्स को हम एट्रियम बोलते हैं या ऑरिकल बोलते हैं, और नीचे के दो चैम्बर्स होते हैं उसे हम वेंट्रिकल बोलते हैं। ठीक है, तो एक राइट वेंट्रिकल, एक लेफ्ट वेंट्रिकल, और ऊपर एक राइट एट्रियम या राइट ऑरिकल और एक लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट ऑरिकल। ठीक है, तो हार्ट के ऊपर दोस्तों मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है, आप चाहें तो देख सकते हैं उसे, आपके बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा ये वाला क्वेश्चन। इसमें भी वैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, लेकिन इतना डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा इसमें। हार्ट पर ऊपर एक वीडियो मिल जाएगी आई बटन पर, वो देख लीजिएगा आप। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो हमारा वेंट्रिकल होता है, यानी कि हार्ट का जो नीचे वाला चैम्बर है, उसमें से जो ब्लड बाहर आता है पर मिनट के हिसाब से, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन है आपके सामने, कार्डियक साइकिल, कार्डियक आउटपुट, कार्डियक वॉल्यूम या वेंट्रिकल वॉल्यूम। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कार्डियक आउटपुट। हमारा जो वेंट्रिकल है वो पर मिनट में कितना ब्लड पंप कर रहा है उसे ही हम कार्डियक आउटपुट बोलते हैं। ठीक है, जितना ज़्यादा ब्लड को वो पंप कर पाएगा 1 मिनट के अंदर, जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में ब्लड को पंप कर पाएगा, हम बोलेंगे कि उतना ही बेटर कार्डियक आउटपुट है उस इंडिविजुअल के हार्ट का। ठीक है, तो कार्डियक आउटपुट का आप ध्यान रखेंगे। कार्डियक आउटपुट क्या है? 1 मिनट के समय में हमारे हार्ट का जो वेंट्रिकल है वो कितना अमाउंट ऑफ ब्लड पंप कर पा रहा है, उसे हम कार्डियक आउटपुट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 में पूछा गया है द कॉज ऑफ पोस्चरल डिफेक्ट्स और डिफॉर्मिटीज इज। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो पोस्चरल डिफॉर्मिटी होती है, पोस्चरल डिफेक्ट्स होते हैं, उनका मेन कॉज क्या होता है? तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शंस हैं, बैलेंस डाइट, मेल न्यूट्रिशन, एक्स्ट्रा डाइट और सिकनेस। अब हमारे लिए थोड़ा सा समझ लेते हैं हम पोस्चर क्या होता है। पोस्चर दोस्तों हमारे चलने का तरीका, बैठने का तरीका, उठने का, चलने फिरने का जो भी हमारा तरीका होता है वो हमारी बॉडी का एक पोस्चर होता है। आपने देखा होगा कुछ लोगों के शोल्डर बहुत राउंडेड से होते हैं, किसी का एक शोल्डर एक साइड को गिरा हुआ रहता है, वो ऐसे ही चलता हुआ जाता रहता है ना। किसी के फ्लैट फीट होते हैं, किसी के जो घुटने होते हैं नी के बीच में ज़्यादा गैप होता है, किसी के बिल्कुल मिले होते हैं। तो ये सब क्या है? ये पोस्चरल डिफॉर्मिटी, हमारे बॉडी का जो पोस्चर है वो सही नहीं है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि पोस्चरल डिफॉर्मिटी का कॉज क्या है इन ऑप्शंस में से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मेल न्यूट्रिशन। क्योंकि देखिए बैलेंस डाइट का तो कोई लेना देना पोस्चर से है नहीं, इनडायरेक्टली तो लेना देना है। आप बता सकते हैं कि क्योंकि इसने बैलेंस डाइट नहीं ली, इसकी वजह से ये हो गया और उसकी वजह से ये हो गया, तो इसका पोस्चर खराब हो गया। तो इनडायरेक्टली बहुत दूर का सोचें तो आप कह सकते हैं, लेकिन जो डायरेक्टली रिलेटेड है वो है मेल न्यूट्रिशन। मेल न्यूट्रिशन मतलब लैक ऑफ न्यूट्रिशन सफिशिएंट अमाउंट में आपकी बॉडी कंजम्पशन उसका नहीं कर रही है। ठीक है, मेल न्यूट्रिशन उसे ही बोलते हैं, खाने की कमी। तो न्यूट्रिशन आपकी बॉडी को प्रॉपर नहीं मिल पा रहे हैं, जिसकी वजह से भी पोस्चरल डिफॉर्मिटी हो सकती है। इसका एक मेजर कॉज है। हालांकि बहुत सारे अदर कॉजेज भी हो सकते हैं, जैसे कि आपका लाइफस्टाइल भी बहुत बड़ा कॉज हो सकता है आपके पोस्चरल डिफॉर्मिटी का। आप एक ऑफिस गोइंग पर्सन हैं, पूरे दिन कंप्यूटर के आगे बैठे रहते हैं, तो हो सकता है आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएं पोस्चरल डिफॉर्मिटी से रिलेटेड। हो सकता है आपके राउंडेड शोल्डर हो जाएं, या काइफोसिस एक पोस्चरल डिफॉर्मिटी होती है। तो पोस्चरल डिफॉर्मिटी के बारे में दोस्तों आप पढ़िएगा, 12th क्लास में आपने पढ़ा होगा, क्योंकि ये बीएससी का रिटन एंट्रेंस पेपर है। तो आप 12th क्लास अभी करके आए होंगे, इसीलिए आप बीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो पढ़ा होगा आपने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? मेल न्यूट्रिशन एक कॉज है पोस्चरल डिफॉर्मिटी का। इससे अलग दूसरे भी कॉजेज हो सकते हैं, लेकिन इन 4 ऑप्शंस में से ये सबसे सूटेबल ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। ड्यूरिंग मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन इफ देयर इज नो चेंज इन द साइज ऑफ मसल दिस कॉन्ट्रैक्शन इज। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो हमारा मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है, अगर किसी मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन में हमारे जो मसल का साइज़ है उसमें कोई चेंज ना आए, ठीक है, उसकी लेंथ में, उसकी विड्थ में कोई चेंज ना आए, सेम साइज़ रहे, तो इस टाइप के कॉन्ट्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे? ऑप्शन है आपके सामने, आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक या काइनेटिक। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि ऑप्शन ए आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। अब आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है? आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हम उस टाइप के कॉन्ट्रैक्शन को बोलते हैं जब हमारी मसल में टेंशन तो प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन क्या हो रहा है, उसका शेप एंड साइज चेंज नहीं हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए मैं वॉल प्रेस कर रहा हूँ, जैसे कि मान लेते हैं ये
बोर्ड है, मैं इसे प्रेस कर रहा हूँ, पूरी ताकत लगा रहा हूँ, लेकिन मेरी जिन मसल्स का मैं यूज़ कर रहा हूँ, क्या उसके शेप एंड साइज में कोई चेंज आ रहा है? नहीं आ रहा है ना। लेकिन टेंशन तो प्रोड्यूस हो रही है। आप इसे टच करेंगे तो आपको बहुत ही टफ सी लगेगी, टेंशन प्रोड्यूस हो रही है, आप खुद भी महसूस करेंगे, लेकिन शेप एंड साइज में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो इसे हम बोलेंगे आइसोमेट्रिक। आइसो मतलब सेम, मेट्रिक मतलब मेजरमेंट, सेम मेजरमेंट, कोई बदलाव नहीं आ रहा है उसके शेप एंड साइज में। तो इसका यही राइट आंसर होगा। और दूसरा आइसोटोनिक क्या होता है? आइसोटोनिक में शेप एंड साइज में आपका बदलाव आता है। जैसे कि मान लेते हैं ये डंबल है, मैं डंबल कर्ल कर रहा हूँ, ठीक है, तो अब क्या हो रहा है? शेप एंड साइज में चेंज हो रहा है। ऐसे शेप एंड साइज चेंज हुआ, फिर चेंज हुआ, हो रहा है ना ऐसा। तो इसे बोलते हैं हम आइसोटोनिक। और आइसोकाइनेटिक क्या होता है? तो कई लोग आपको बताएंगे इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ आइसोमेट्रिक एंड आइसोटोनिक, लेकिन ये पूरी तरीके से सही नहीं है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें मशीनरी का यूज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इस बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं इन सब के नहीं जाऊँगा। इस पर एक सेपरेट वीडियो मैं आने वाले टाइम में कभी बनाऊँगा, ठीक है। इन तीनों के बीच में डिफरेंस डिटेल में आपको बताऊँगा। आपने वैसे 12th में थोड़ा थोड़ा इसके बारे में पढ़ा होगा, तो आप समझ गए होंगे कि क्या है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया था कि वो कौन से टाइप का कॉन्ट्रैक्शन है जहाँ पर हमारी मसल के शेप एंड साइज में कोई चेंज नहीं होता, तो वो है आइसोमेट्रिक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 में पूछा गया है द PNF मेथड ऑफ डेवलपिंग फ्लेक्सिबिलिटी वॉज डेवलप्ड बाई। क्वेश्चन पूछा गया है कि PNF एक फ्लेक्सिबिलिटी को डेवलप करने का एक मेथड है। PNF की फुल फॉर्म क्या है? PNF की फुल फॉर्म है प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। ये फ्लेक्सिबिलिटी को डेवलप करने का एक मेथड है। किसने डेवलप किया था ये? ऑप्शन है आपके सामने, केनिथ कूपर, एडवर्ड एल फॉक्स, फ्रैंक डब्ल्यू डिक या एच काबट। इसका राइट आंसर दोस्तों होगा ऑप्शन डी, एच काबट। एच काबट ने PNF मेथड को डेवलप किया था, जो कि क्या था? फ्लेक्सिबिलिटी को डेवलप करने का एक मेथड था, PNF मेथड। फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी है, प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन, ठीक है। कोऑर्डिनेशन वो मैं गलत बोल गया था, एफ से फैसिलिटेशन है। तो फुल फॉर्म भी आप याद रखेंगे और किसने दिया तो आप नाम याद रखेंगे, ठीक है। तो इसमें कुछ समझाने का नहीं है, क्वेश्चन ये रटने वाला समझ लीजिए। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें हमें रटना ज़्यादा होता है कि ये किसने दिया, वो किसने दिया, तो रट लीजिए आप, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 में पूछा गया है द एबिलिटी टू रियलाइज द पोजिशन ऑफ द बॉडी और इट्स पार्ट इन स्पेस एंड टाइम इज कॉल्ड। क्वेश्चन में पूछा गया है कि हम ये रियलाइज़ कर पाएँ, हमारी वो एबिलिटी जिसमें हम ये रियलाइज़ कर सकें कि हमारी बॉडी की जो पोजीशन है वो स्पेस और टाइम के हिसाब से इस समय कहाँ है, कितना एक्यूरेटली हम ये रियलाइज़ कर पा रहे हैं, इसे हम क्या बोलेंगे? ऑप्शन आपके सामने, बैलेंस एबिलिटी, डिफ्रेंसिएशन एबिलिटी, जंपिंग एबिलिटी इन स्पेस या ओरिएंटेशन एबिलिटी। अब जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर होगा। इसके बारे में बता दूं, ये जो क्वेश्चन 12 है ये आपकी 12th क्लास की जो CBSE की बुक है उसके चैप्टर 10 में ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स के अंदर से क्वेश्चन लिया गया है, जिसमें आपने बहुत सारी कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़ पढ़ी होंगी। तो कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़ उसमें 6-7 कुछ दे रखी हैं, बहुत सारी दे रखी हैं, ठीक है। तो वहीं से क्वेश्चन लिया गया है। अगर 12th में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आपको याद होगा, बता सकते हैं आप इसका क्या आंसर है। इसका आंसर होगा दोस्तों ओरिएंटेशन एबिलिटी। ओरिएंटेशन एबिलिटी क्या होता है? ओरिएंटेशन एबिलिटी को हम थोड़ा इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे मान लेते हैं क्रिकेट का एग्जाम्पल लेते हैं हम। क्रिकेट में आप फील्डिंग कर रहे हैं और बॉल आपके पास आ रही है, आपको कैच करना है बॉल को। तो अब आप ये देखेंगे कि बॉल किस जगह है और आपकी बॉडी किस जगह है। अब आप अपनी बॉडी का मतलब अंदाज़ा लगाएंगे कि इतने समय में मैं उस एरिया में पहुंच जाऊं जहां पर बॉल आएगी, स्पेस और टाइम को ध्यान में रखते हुए एक सेकंड से भी कम के समय में आप ध्यान रखते हुए कितना एक्यूरेटली वहां जाकर बॉल को इस तरीके से कैच कर लेते हैं। तो जितना अच्छी तरीके से आप कर पाएंगे उतनी ही बेटर आपकी ये ओरिएंटेशन एबिलिटी है। इसका मतलब ये है कि ओरिएंटेशन एबिलिटी आपकी उतनी ही बेटर है, ठीक है। और कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी बहुत टाइप की होती है, जैसे कि रिएक्शन एबिलिटी है। अब रिएक्शन एबिलिटी एक अलग टाइप की एबिलिटी हो गई, जैसे कि मान लेते हैं क्रिकेट का एग्जांपल लेते हैं, MS धोनी की रिएक्शन एबिलिटी कितनी अच्छी है, वो विकेट कीपिंग के टाइम कितने कम समय में रिएक्ट कर पाते हैं, तो वो एग्जांपल ले सकते हैं हम। या रिएक्शन एबिलिटी का गन शॉट का एग्जांपल आप ले सकते हैं, 100 मीटर में गन शॉट हो रही है तो कितने कम समय में आप रिएक्ट कर पा रहे हैं। रिएक्शन एबिलिटी भी 2 टाइप की होती हैं, ठीक है। डिफ्रेंसिएशन एबिलिटी, जंपिंग एबिलिटी इन स्पेस,
ठीक है। तो बहुत सारी कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है। 12th क्लास की आप बुक उठाइएगा और उसमें पढ़िएगा चैप्टर 10 के अंदर ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स के अंदर, ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन 13। व्हाट इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम द आयरन दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम आवर डाइट। हमारी जो डाइट होती है उसमें जो आयरन होता है, उस आयरन से क्या चीज़ मैन्युफैक्चर होती है। ऑप्शन है आपके सामने, ब्लड सेल्स, हीमोग्लोबिन, बोन मैरो या प्रोटोप्लाज्म। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन जो बनता है हमारे ब्लड के अंदर वो आयरन की ही हेल्प से बनता है। आयरन का एक बहुत बड़ा उसमें रोल होता है, बगैर आयरन के पॉसिबल नहीं है हीमोग्लोबिन का मैन्युफैक्चर हो पाना। हीमोग्लोबिन दोस्तों एक्चुअली में है क्या, हीमोग्लोबिन हमारे रेड ब्लड सेल्स में पाया जाने वाला एक ऐसा प्रोटीन है जो कि ऑक्सीजन को लंग्स से लेकर के डिफरेंट टिश्यूज ऑफ द बॉडी तक पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। क्या बताया मैंने, रेड ब्लड सेल्स में पाए जाने वाला एक ऐसा प्रोटीन जो कि ऑक्सीजन को कैरी करके ले जाता है डिफरेंट टिश्यूज ऑफ द बॉडी तक, ठीक है। तो ये रोल है हीमोग्लोबिन का। किस चीज़ से मिलकर के बना हुआ होता है, ये आयरन से। इसीलिए आपने आयरन और हीमोग्लोबिन का बहुत ज़्यादा रिलेशन आपस में कई बार पढ़ा होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 14 में पूछा गया है, इन फीमेल एथलीट्स ट्रायड ऑस्टियोपोरोसिस, एक बीमारी है ट्रायड ऑस्टियोपोरोसिस, द मास ऑफ बोन इज रिड्यूस्ड एंड इज कॉज्ड बाय लो लेवल्स ऑफ। क्वेश्चन में पूछा गया है, एक बीमारी है ट्रायड ऑस्टियोपोरोसिस, ये जो डिसऑर्डर है इसमें हमारी जो बोन का मास है वो रिड्यूस हो जाता है, मतलब जो हमारी हड्डियां हैं वो एक तरीके से हम कहें कम होने लगती हैं। एंड इज कॉज्ड बाय लो लेवल्स ऑफ, ये किस चीज़ की कमी की वजह से होता है। ऑप्शन है आपके सामने, एस्ट्रोजन, कैल्शियम, विटामिन डी या मिनरल्स। इसका राइट आंसर दोस्तों होगा एस्ट्रोजन, ऑप्शन ए। एस्ट्रोजन क्या है, एस्ट्रोजन एक हार्मोन का नाम है। इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है जो ऑस्टियोपोरोसिस या हमारी बोन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी के अंदर होती हैं उन्हें सही तरीके से मेंटेन रखना। और भी बहुत सारे काम होते हैं जिनमें से एक काम हमारी बोन को भी मेंटेन रखना होता है। तो इस हार्मोन की कमी की वजह से जो फीमेल एथलीट्स हैं उनमें एक डिसऑर्डर हो जाता है जिसे हम ट्रायड ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में आपको पता होगा, बोन से रिलेटेड एक डिजीज़ होता है, डिसऑर्डर होता है। और ट्रायड, तो इसमें दो और इससे रिलेटेड दो चीज़ें और होती हैं, इस वजह से इसे ट्रायड ऑस्टियोपोरोसिस इस पूरी डिसीज़ को बोला जाता है, ठीक है। किसकी वजह से होता है, एस्ट्रोजन की कमी की वजह से होता है। एस्ट्रोजन क्या है वो मैंने आपको बता दिया है, एस्ट्रोजन एक हार्मोन है जो कि खास तौर से फीमेल्स के अंदर उनके बॉडी को मेंटेन रखने में काम आता है। और बोन में भी इसका एक बहुत बड़ा रोल होता है, बोन को किस तरीके से मेंटेन रखना है, ठीक है। तो ये है एस्ट्रोजन, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 15। क्वेश्चन 15 में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन के बारे में नीचे दिए गए 4 स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। पढ़ लेते हैं इसे। ऑप्शन 1 है आपके सामने, इन अ नॉर्मल 28-day menstrual cycle you would expect menstruation to last approximately 13 to 15 days। जो एक नॉर्मल 28 डेज की मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है उसमें आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मेंस्ट्रुएशन आपका 13 से 15 डेज के बीच ही ख़त्म हो जाएगा। और ऑप्शन बी है, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन द एंटायर एंडोमेट्रियम इज शेड। ऑप्शन 3 है, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन ओनली द फंक्शनल लेयर ऑफ द एंडोमेट्रियम इज शेड with a basal layer remaining intact। और ऑप्शन डी है, absence of menstruation always indicates an active pregnancy। इसका दोस्तों राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ड्यूरिंग menstruation only the functional layer of the endometrium is shed with a basal layer of remaining intact। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा क्वेश्चन 15। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में दोस्तों फिक्सचर के बारे में क्वेश्चन है और ये हम बोर्ड का यूज़ करेंगे। बोर्ड पे मैं आपको समझाऊंगा इस क्वेश्चन को करके। क्वेश्चन में पूछा गया है, हाउ मेनी बाइज विल बी गिवन इन अपर हाफ एंड लोअर हाफ इफ द नंबर ऑफ टीम्स पार्टिसिपेटिंग इन अ कॉम्पिटिशन इज 9। एक कॉम्पिटिशन है जिसमें टोटल 9 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं, ठीक है। यहाँ पर पूछा गया है कि अपर हाफ और लोअर हाफ में कितनी कितनी बाइज दी जाएंगी, ठीक है।
तो अब देखिए सिंपल तरीका होता है जब भी हम फिक्सचर ड्रॉ करते हैं। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में नॉकआउट टूर्नामेंट के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो नॉकआउट टूर्नामेंट में टोटल नंबर ऑफ टीम्स कितनी है? 9 है। इसे हम कर लेते हैं। देखिए टोटल नंबर ऑफ टीम्स हमारे सामने कितनी है? 9। इन्होंने पूछा है कि अपर हाफ और लोअर हाफ में कितनी कितनी बाई दी जाएंगी। तो सिंपल तरीका है, हम क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ बाइस का एक फॉर्मूला होता है 2 to the power of n minus n। टोटल नंबर ऑफ बाइस का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ बाइस इज इक्वल टू, यहां लिख देता हूं मैं, 2 to the power of n minus n। अब ये n क्या है और ये n क्या है? ये जो n है इसका मतलब है नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 2। किसका नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 2? टोटल नंबर ऑफ टीम्स का नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 2। जैसे मान लेते हैं कि 2 इंटू 2 इंटू 2 हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहां करके देख लेते हैं हम। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16। तो 9 का नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 2 कितना होगा? 16 होगा। अगर मान लेते कि टोटल नंबर ऑफ टीम्स हमारे सामने 8 हैं, तो 8 2 के मल्टीपल में आ रही है, 2 to the 4, 4 to the 8, यहीं तक हो जाता। तो यहाँ पर बाई की ज़रूरत ही नहीं थी। बाई की ज़रूरत कब पड़ती है? जबकि वो 2 के मल्टीपल में ना आए। तो हम देखते हैं कि नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 2 उसका क्या है और उसमें से हम इसे माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 2 to the power of n minus n, अब यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे हम, ठीक है। इसे मैं एक बार चाहूँ तो रब भी कर सकता हूँ, चलिए ठीक है लिखे रहने देता हूँ। अब 2 to the power of n हमारे पास कितना है? 16 है। तो 16 माइनस 9 कितना हो गया? ये हो गया 7 हो गया, ठीक है। 16 माइनस 9 7, यानी कि टोटल बाइज हमें कितनी देनी है? टोटल 7 बाइज हमें इसमें देनी है। अब इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है हाउ मेनी बाइज विल बी गिवन इन अपर एंड लोअर हाफ। अपर हाफ और लोअर हाफ में कितनी कितनी बाइज दी जाएंगी, यही क्वेश्चन पूछा है। तो इसका भी एक फॉर्मूला है। एक तो तरीका होता है पूरा फिक्सचर ड्रॉ करने के बाद पता लगाएं, और एक सिंपल तरीका होता है फॉर्मूला अप्लाई कर दें। तो अपर हाफ में जब 22 को हम निकालते हैं, देखिए अपर हाफ में 22 पता लगाने का, ऊपर लिख दूंगा मैं इसे, 22 इन अपर हाफ और 22 इन लोअर हाफ, ये भी लिख देता हूं मैं, 22 इन लोअर हाफ। अब अपर हाफ का फॉर्मूला क्या होता है? अपर हाफ का फॉर्मूला होता है n-1/2 और लोअर हाफ का फॉर्मूला क्या होता है? 22 निकालने का, n+1/2, ठीक है। अब यहाँ पर n क्या होगा? n यहाँ पर होगा हमारा टोटल नंबर ऑफ 22। तो 7-1/2, 7-1/2 ये हो जाएगा 6/2, मतलब हो जाएगा 3। तो अपर में हम कितनी देंगे? 3 बाइस टोटल हम देंगे। इसी तरीके से लोअर का हम देख लेंगे, तो 7 + 1/2 8/2, ये होगा 4, ठीक है। लोअर हाफ में हम कितनी देंगे? टोटल 4 बाइस देंगे, ठीक है। तो अपर हाफ में 3, लोअर हाफ में 4। अब दोस्तों ये मैंने फॉर्मूले से किया है तो थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। अब मैं यहीं पर आपको अगर फिक्सचर बना करके दिखा दूँ तो आपको आसान लगने लगेगा। जैसे कि टोटल नंबर ऑफ टीम्स हमारे सामने 9 थी, तो मैं इसे एक बार रब करके दिखा देता हूँ। टोटल नंबर ऑफ टीम्स हमारे पास कितनी थी? 9। तो हम फिक्सचर ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब इसे अपर हाफ और लोअर हाफ में हम डिवाइड कर देंगे। अपर हाफ और लोअर हाफ का भी फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है? अपर हाफ के लिए हम करते हैं n+1/2 और लोअर हाफ के लिए करते हैं n-1/2। तो आसान तरीका क्या है? ऊपर में एक ज़्यादा रख लीजिए आप, n+1/2 में 9 है तो नीचे हम रख लेंगे 5 और नीचे रख लेंगे 4, ठीक है। तो ये तो अपर हाफ और लोअर हाफ हो गया। अब हम देखेंगे कि अपर हाफ में कितनी बाइस होती हैं, लोअर हाफ में कितनी बाइस होती हैं। 3 और 4 हमें देनी है। तो बाइस देने का क्या तरीका होता है? टोटल 7 बाइस है, बाइस देने का क्या तरीका होता है? एक बाई पहले सबसे नीचे देते हैं, फिर हम सबसे ऊपर देते हैं, फिर यहाँ पे देते हैं, फिर यहाँ पे देते हैं, ठीक है। 4 हो गई, हमें 7 करनी है टोटल। फिर दोबारा से हम यहाँ देंगे 5, ये 6 हो गई, ये 7 बाई हमारी पूरी हो गई, ठीक है। हम ये मान के चल रहे हैं कि हमें सिर्फ इतना पता है, हमें ये फॉर्मूला नहीं पता, तो हम ऐसे पता लगा लेंगे।
ठीक है, तो अब हमने ये करा दिया, फिक्सचर हमारा तैयार हो गया। उसके बाद हम ऐसे मैच करा देंगे, है ना। फिक्सचर ड्रॉ करना तो दोस्तों आपने 12th क्लास में सीखा होगा। ठीक है, इस तरीके से फिक्सचर बनता है ना जब हमें मैच कराने होते हैं। तो अब यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि कितनी बाई दी गई है, 1 2 3 बाई तो दी गई है अपर हाफ के अंदर, और 4 बाई 1 2 3 4 बाई दी गई है लोअर हाफ के अंदर, जैसा कि यहाँ पर भी हमारे फॉर्मूले के हिसाब से आया था। ठीक है, तो अब आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पर जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, और वो मैंने आपको बता दिया कि अपर हाफ में 3 बाई होंगी, लोअर हाफ में 4 बाई होंगी। देख लेते हैं हमारा सही आंसर क्या है। क्वेश्चन 16 था, इसमें सही आंसर है अपर हाफ 3 एंड लोअर हाफ 4, यानी कि ऑप्शन है ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अपर हाफ में 3 है और लोअर हाफ में 4 है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 16। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन 17। क्वेश्चन 17 भी दोस्तों फिक्सचर से ही रिलेटेड है, नॉकआउट फिक्सचर से ही रिलेटेड है। क्वेश्चन 17 में पूछा गया है हाउ मेनी नंबर ऑफ मैचेस विल बी प्लेड इन द फर्स्ट राउंड ऑफ सिंगल एलिमिनेशन टूर्नामेंट विद 11 टीम्स। तो ये भी हम बोर्ड के ऊपर ही करेंगे। मैं एक बार इसे रब कर देता हूँ और मैं आपको बताता हूँ। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि सिंगल एलिमिनेशन टूर्नामेंट है। एलिमिनेशन टूर्नामेंट मतलब नॉकआउट की ही बात चल रही है, सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट है, उसमें टोटल 11 टीम है। अब पहले राउंड में टोटल कितने मैचेस खेले जाएंगे, ठीक है। अगर ये पूछते कि टोटल कितने मैचेस खेले जाएंगे तो इसका फॉर्मूला था, हम बता देते आसानी से, लेकिन पहले राउंड में पूछा है तो हमें फिक्सचर बनाना पड़ेगा दोस्तों। तो अब वही तरीका है, 11 टीम्स हमारे सामने, लिख लेते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हमारे पास टोटल टीम्स हो गई हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसे अपर हाफ और लोअर हाफ में डिवाइड कर देंगे। अपर हाफ का फॉर्मूला है n+1/2 और लोअर हाफ का फॉर्मूला है n-1/2। अब n+1/2 कितना होगा, 11 + 1/2 कितना हो जाएगा, 12/2 हो जाएगा। टोटल कितनी है, 12/2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6, यानी कि अपर हाफ में 6 होंगे और लोअर हाफ में कितने होंगे, n-1/2, यानी कि 11 - 1/2 10/2 कितना हो जाएगा 5, तो लोअर हाफ में 5 टीम्स हो जाएंगी। ठीक है, ये तो हमने अपर हाफ और लोअर हाफ को डिवाइड कर दिया। मैं बोर्ड पे ये चीज़ें लिख के नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि सिंपल है, इतनी कैलकुलेशन तो आप खुद भी कर ही लेंगे। अब इन्होंने फर्स्ट राउंड में हमें बताना है कितने मैच होंगे, तो अब देखिए 11 है हमारे सामने, यानी कि हमें टोटल नंबर ऑफ 22 पता लगानी है। टोटल नंबर ऑफ 22 का मैंने फॉर्मूला पिछले क्वेश्चन में बताया था, मैंने क्या बताया था, 2n-n। अब यहाँ पर नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 2 क्या है, 16 है, तो नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 2 कितना होगा हमारा, 16 - 11 कर देंगे हम, 11 मतलब नंबर ऑफ टीम्स, तो -11 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, 11 12 13 14 15 16 5 हो जाएगा ये। ठीक है, तो टोटल 5 बाइस हमें देनी है इसके अंदर। ठीक है, अब बाई देने का तरीका आपको पता है, सबसे पहले हम सबसे नीचे वाले को बाई देते हैं, फिर सबसे ऊपर वाले को बाई देते हैं, फिर लोअर हाफ के टॉप पे बाई देते हैं हम, फिर अपर हाफ के बॉटम पे बाई देते हैं हम। ठीक है, उसके बाद दोबारा से हम, ठीक है, तो टोटल 5 बाई हमारी यहीं पर कंप्लीट हो गई, आगे बाई हम नहीं देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनका मैच करा देंगे बचे हुओं का, और बाकी आगे भी इस तरीके से मैच हो जाएंगे, और ये फाइनल हमारे सामने विनर कोई भी जो भी होगा आ जाएगा। तो क्वेश्चन ने पूछा था कि पहले राउंड में कितने मैचेस होंगे, तो पहला राउंड हमारा कौन सा है, ये है हमारा पहला राउंड, ये होगा हमारा दूसरा राउंड, ये होगा तीसरा राउंड, ये होगा चौथा राउंड। ठीक है, तो पहले राउंड में कितने मैच हैं, 1 2 3, सिर्फ 3 मैच होंगे हमारे पहले राउंड के अंदर, बाकी सबको बाई मिल गई है तो उनका मैच ही नहीं होगा, वो क्वालिफाई कर जाएंगे डायरेक्ट नेक्स्ट राउंड में। तो देख लेते हैं यहाँ पर 3 आंसर कहाँ पर दिया हुआ है। क्वेश्चन 17 में देखिए ऑप्शन नंबर 2 में राइट आंसर है 3, यानी कि टोटल 3 मैचेस होंगे आपके फर्स्ट राउंड के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन 17। अभी 3 क्वेश्चन और बच रहे हैं, तो आगे भी हम करते हैं, मैं पहले से रब कर देता हूँ एक बार। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, द अमाउंट ऑफ फोर्स अ मसल कैन एक्सर्ट इज नोन एज। क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमारी मसल जो अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सर्ट कर रही है, कितना अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सर्ट कर पा रही है, उसे हम क्या बोलेंगे।
ऑप्शन है आपके सामने मस्कुलर एंड्योरेंस, मस्कुलर स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी या बॉडी कॉम्पोजिशन। अब दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल आंसर की जो आई थी, एनटीए ने एग्जाम कंडक्ट कराया था, तो एनटीए की जो ऑफिशियल आंसर की आई थी 2020 की, उसमें इसका राइट आंसर दिया हुआ है मस्कुलर एंड्योरेंस, ऑप्शन 1। तो मेरे हिसाब से तो दोस्तों मस्कुलर एंड्योरेंस इसका गलत आंसर है। मुझे लगता है कि इसका राइट आंसर होना चाहिए मस्कुलर स्ट्रेंथ, क्योंकि देखिए जब हम मस्कुलर स्ट्रेंथ की बात कर रहे होते हैं तो आप इसे खुद पढ़ेंगे क्वेश्चन को, तो इसमें है अमाउंट ऑफ फोर्स अ मसल कैन एक्सर्ट। हम अमाउंट ऑफ फोर्स की जब हम बात करते हैं तो हम स्ट्रेंथ की बात कर रहे होते हैं, मस्कुलर स्ट्रेंथ की बात हो रही है। एंड्योरेंस तो हम ड्यूरेशन, हाउ लॉन्ग कैन आवर मसल प्रोड्यूस दिस अमाउंट ऑफ फोर्स। अगर हाउ लॉन्ग वाला क्वेश्चन होता तो यहाँ पर एंड्योरेंस हो सकता था, मतलब एंड्योरेंस से रिलेटेड जब बात होती तो हम यहाँ पर बोलते कि मस्कुलर एंड्योरेंस। लेकिन मस्कुलर एंड्योरेंस इस क्वेश्चन को पढ़कर तो मुझे गलत लग रहा है दोस्तों। आपको क्या लगता है आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर मस्कुलर स्ट्रेंथ ही होना चाहिए। और रेफरेंस के लिए आप बहुत सारी बुक्स देख सकते हैं, इस पर मैंने लास्ट ईयर एक वीडियो भी बनाई थी, डिटेल वीडियो, जो क्वेश्चन मुझे लगा था, 4 क्वेश्चन टोटल हैं इस पेपर में जो कि मेरे अकॉर्डिंग गलत हैं, तो इस पर मैंने वीडियो बनाई थी। लास्ट ईयर 2020 का जो ये पेपर है, आप मेरे चैनल पर विजिट करके एक बार देखिएगा कौन कौन से क्वेश्चन गलत हैं इस पेपर में। 4 क्वेश्चन है टोटल। तो आज की वीडियो में फर्स्ट पार्ट में अभी एक ही क्वेश्चन आया है जो कि गलत है। ठीक है, क्यों गलत है वो मैंने आपको बता दिया है कि जब भी हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं, तो जब भी हम बात करते हैं कि अमाउंट ऑफ फोर्स अ मसल कैन एक्सर्ट, सीधी सी बात है भाई, स्ट्रेंथ की बात हो रही है। स्ट्रेंथ की आप डेफिनेशन देख लीजिए तो आप खुद समझ जाएंगे कि यहाँ पर स्ट्रेंथ की ही बात हो रही है। ठीक है, एंड्योरेंस की बात बिल्कुल नहीं हो रही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन 19। क्वेश्चन 19 में पूछा गया है रनिंग, स्विमिंग एंड बाइकिंग आर व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटी। रनिंग, स्विमिंग, बाइकिंग ये किस टाइप की एक्टिविटी है। बाइकिंग मतलब यहाँ पर साइकिलिंग से बात चल रही है, वो मोटो जीपी वाली बात नहीं चल रही है, साइकिलिंग, बाइकिंग मतलब साइकिलिंग, ये किस टाइप की एक्टिविटी हैं। ऑप्शन है आपके सामने एनारोबिक, डायनेमिक, एरोबिक या स्टैटिक। इसका राइट आंसर दोस्तों होगा एरोबिक एक्टिविटी। ये रनिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग ये सब किसके अंदर आती हैं, एरोबिक एक्टिविटी के अंदर आती हैं। इससे आपकी जो एंड्योरेंस है वो बढ़ती है। ठीक है, ये स्ट्रेंथ वाली एक्टिविटी नहीं है, ये एंड्योरेंस वाली एक्टिविटीज़ हैं। ठीक है, तो ये आती हैं एरोबिक एक्टिविटी के अंदर, यानी कि ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, और हम आ गए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 20, और ये इस वीडियो का हमारा दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन 20 में पूछा गया है व्हाट इज वन बेनिफिट गेन्ड फ्रॉम फिजिकल एक्टिविटी विल बेनिफिट योर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपका जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर क्या पॉजिटिव इफेक्ट होगा, मतलब क्या फ़ायदा होगा। कुल मिलाकर ये पूछा जा रहा है कि अगर आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो आपकी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को उससे क्या बेनिफिट मिलेगा। अब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्या होता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हमारा जो हार्ट है, हार्ट का जो पूरा ब्लड पंप करने का पूरा प्रोसेस है, और जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं, कार्डियोवैस्कुलर, कार्डियो मतलब हार्ट और वैस्कुलर ब्लड वेसल्स, उनका हमारा जो पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके बारे में बात की जा रही है, जिसमें लंग का भी एक रोल होता है, लंग की वजह से भी होता है ब्लड सर्कुलेशन के अंदर, लेकिन मेनली हार्ट और हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम यानी ब्लड वेसल्स पे किस तरीके का इफेक्ट होता है, किस तरीके का पॉजिटिव इफेक्ट होता है। ऑप्शन है आपके सामने रिड्यूस स्ट्रेस, मतलब अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो स्ट्रेस रिड्यूस होगा। ऑप्शन 2 है मैनेज स्ट्रेस, स्ट्रेस को मैनेज करेंगे आप। इंक्रीज रेस्टिंग हार्ट रेट, आपका जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज होगा, रेस्टिंग हार्ट रेट इंक्रीज होगा मतलब। और ऑप्शन 4 है अलाउज हार्ट टू पंप ब्लड मोर एफिशिएंटली, आपका जो हार्ट है वो एफिशिएंटली ब्लड को पंप कर पाएगा। तो यही इसका दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन 4। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी में ज़्यादा एंगेज रहते हैं तो आपका जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है उस पर इसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। उससे ये फ़ायदा होगा कि आपका जो हार्ट है वो ब्लड को एफिशिएंटली पंप कर पाएगा और बेहतर तरीके से ब्लड को पंप कर पाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ गए दोस्तों। 20 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अभी 80 क्वेश्चन हमारे इस पेपर के बच रहे हैं।
क्योंकि मैं हर क्वेश्चन को आपको डिटेल में समझा रहा हूँ, कम से कम इतना ज़रूर समझा रहा हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। ठीक है, तो 80 क्वेश्चन हम अगले 4 पार्ट्स और आएंगे इस वीडियो के, उन्हें भी आप देखिएगा अगर आपको अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करनी है IJI के BSc के एंट्रेंस एग्जाम की। ठीक है दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट्स में कर ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।